सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है फिनिट सेट ऑफ स्टेप। जब भी किसी प्रोग्राम के लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है तब इसे एल्गोरिदम कहते हैं। और एल्गोरिदम इन्फिनिट नहीं होता, एल्गोरिदम होता है फिनिट। फिनिट का मतलब लिमिटेड शब्दों में प्रोग्राम के लॉजिक को समझाना। ये प्रोग्रामिंग का पहला फेज होता है और इससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि आप आंसर को पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि एल्गोरिदम इज अ फिनिट सेट ऑफ स्टेप यूज्ड टू डिफाइन अ लॉजिक ऑफ एनी प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एनी प्रोग्राम। जब भी हम कंप्यूटर के ऊपर कोई कार्य करते हैं तो सारे प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हमारी प्रोसेसिंग इजी हो जाती है। मीन्स एल्गोरिदम किसी भी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एल्गोरिदम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है जिसे एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। जैसे अगर आप मान लो सी प्रोग्रामिंग का अगर यूज़ करते हुए या C++ का यूज़ करते हुए हम कोई भी प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं तो या तो हम हेडर फाइल, वॉइड मेन, प्रिंटफ, सीन, सीआउट का यूज़ करते हुए पूरा लॉजिक लिखेंगे। अदरवाइज हम सिंपली अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं लाइक दिस। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि मैंने 2 नंबर को ऐड करने की एल्गोरिदम लिखी है। तो जब भी अपन एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब स्टार्ट अ प्रोग्राम। स्टेप 2 इनपुट ए एंड बी। स्टेप 3 कैलकुलेशन या लॉजिक। स्टेप 4 प्रिंट आउटपुट और स्टेप 5 स्टॉप। हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन, पूरे प्रोग्राम का लॉजिक नहीं लिखना, हमें यहाँ से प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझाना है। इसे एल्गोरिदम कहा जाता है। तो एक 2 नंबर का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, एल्गोरिदम क्या होती है। यहाँ पर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने आंसर को पुट किया है कि एल्गोरिदम क्या है। कि एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अ कंप्यूटर कैन बी व्यू एज एलोबरेट एल्गोरिदम। In mathematics and computer science, the algorithm usually means a small procedure that solve a recurrent problem. किसी भी complex condition को solve करने के लिए हम algorithm का use करते हैं। For example, we use algorithm every day. For example, a recipe for baking a cake in algorithm. या हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हम पहले क्या बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो दैट्स अ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मीनिंग बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ लिया कि एल्गोरिथम क्या है, फिनिट सेट ऑफ स्टेप। किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को जब स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम में लिमिटेड स्टेप होते हैं जिसका यूज प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ चुका है उसका नाम है फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिलेगा और सी सेक्शन में मिलेगा। तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। जब भी किसी प्रोग्राम को डायग्राम के माध्यम से समझाया जाता है तब हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम में आप प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में आप बॉक्सेस का, डायग्राम का यूज करते हुए किसी लॉजिक को सिर्फ डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। जब भी अपन फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे तो फ्लो चार्ट के अंदर हमें कुछ वेरियस बॉक्सेस मिलते हैं। जैसे टर्मिनल, मतलब ओवल का यूज किया जाता है टर्मिनल के लिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। डायगोनल का यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए। रेक्टेंगल का यूज किया जाता है प्रोसेस के लिए। डायमंड का यूज किया जाता है डिसीजन लिखने के लिए, जैसे इफ और एल्स लिखने के लिए। लाइन का यूज किया जाता है फ्लो को बताने के लिए। और कनेक्शन का यूज ओवल के रूप में किया जाता है। मीन्स अ फ्लो चार्ट इज अ नथिंग बट अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। आप कोई भी अगर प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, हम सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम को लिखने के बाद में उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है, फिर सूडो कोड बनाया जाता है और देन हम अपने एक्चुअल प्रोग्राम को लिखते हैं ताकि अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई एरर है तो वो ना आए। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया। मीन्स द फ्लो चार्ट यूज वेरियस ग्राफिक सिंबल। All symbol are connected among themselves to indicate the flow of information and processing। के फ्लो चार्ट में हम ग्राफिकल सिंबल का यूज करेंगे और सारे सिंबल आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अभी लास्ट देखा था कि 2 वैल्यू को जोड़ने का प्रोग्राम कैसे, एल्गोरिथम कैसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2 वैल्यू को एडिशन करने का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाएगा। जैसे स्टार्ट, इनपुट ए और बी, यूजर से वैल्यू लेनी है तो रीड ए और बी, सम। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने इलिप्स का यूज किया है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। आपको यहाँ इसी से दिखाई दे रहा है कि आपने इलिप्स का यूज किया है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। आपने रेक्टेंगल का यूज किया है प्रोसेस के लिए। इनपुट और आउटपुट के लिए आपने डायगोनल का यूज किया है
तो ये बहुत ईजी तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारी एल्गोरिदम के बाद में फ्लो चार्ट का यूज कैसे किया जाता है। जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हैं कि टर्मिनल क्या है, फ्लो चार्ट को शुरू और बंद करने के लिए, इनपुट आउटपुट क्या काम करता है, रिजल्ट शो करने के लिए, प्रोसेसिंग में किसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइंस फ्लो बताने के लिए और कनेक्टर जोड़ने के लिए। यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मेन यूज़ किया जाता है बेटर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव कोडिंग के लिए, सिस्टमेटिक डिबगिंग के लिए और सिस्टमेटिक टेस्टिंग के लिए। लेकिन जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर फ्लो चार्ट हमेशा फेल हो जाता है। जहाँ पर भी बड़े लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होंगे वहाँ पर फ्लो चार्ट को नहीं बनाया जाता। थर्ड जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको उसका नाम है सिलेक्शन लॉजिक। जैसा कि आप लोग बेसिक प्रोग्रामिंग को पढ़ चुके हैं और जब भी अपन बेसिक प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो हम 3 तरह के लॉजिकल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंस लॉजिक, फिर होता है सिलेक्शन लॉजिक और फिर होता है लूपिंग। जैसा कि आपका जो प्रश्न है वो है सिलेक्शन लॉजिक, और सिलेक्शन लॉजिक को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम मोस्टली यूज करते हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेटर और स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको 3 कंसेप्ट अच्छे से समझाना है। पहला इफ, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ का यूज सिंपली कंडीशन, इफ का यूज उस कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है जो कंडीशन ट्रू होगी, जहां पर सिर्फ इस स्टेटमेंट को लिखा जाएगा। जहां पर इफ और एल्स होगा, जहां पर ट्रू और फॉल्स को चेक किया जाएगा, वहां पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। और स्विच को ब्रांचिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्विच में हम यूज करते हैं स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। जैसे बता रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आउटपुट आएगा। इफ एल्स में 2 ब्लॉक होते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ को एग्जीक्यूट किया जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। और स्विच के अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं जिसके साथ हम स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आपको ये 3 डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पहला दिखाई दे रहा है आपको इफ का, जहाँ पर आपको इफ कंडीशन दिखाई दे रही है। दूसरा दिखाई दे रहा है आपको इफ और एल्स का, और तीसरा दिखाई दे रहा है आपको स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। ये आपको सिंपली इंग्लिश मीडियम में भी मैंने बता दिया कि इफ और इफ एल्स क्या होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है गो टू। गो टू स्टेटमेंट को आज की करंट प्रोग्रामिंग के अंदर अवॉइड किया जाता है क्योंकि गो टू को एक तरीके से लेबल की तरह यूज करते हैं। मीन्स वे कंडीशन जो हम कंटिन्यू प्रोग्राम के अंदर जनरेट करना चाह रहे हैं वहां पर हम गो टू का यूज करते हैं। द गो टू ये प्रोग्रामिंग का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लेबल का यूज किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह लॉजिक को जंप करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें जहां पर भी हम लॉजिक लिखेंगे वहां पर लेबल का यूज किया जाएगा। गो टू को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर हम कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का यूज करेंगे, और पिछले या एग्जीक्यूट हुए स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम बैकवर्ड का यूज करते हैं। जैसा कि गो टू का एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये 1 to 10 हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम गो टू का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन दे दी आई की वैल्यू 1 और ए को हमने क्या घोषित कर दिया, लेबल। जहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि गो टू है। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, ये वापस कहाँ चला जाएगा, गो टू ए। अगेन प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल होगा तो इसको बोला जाता है जंपिंग स्टेटमेंट और आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लॉजिक को संभालने के लिए हम यूज करते थे गो टू। आज की करंट प्रोग्रामिंग में गो टू को यूज नहीं किया जाता। मीन्स द गो टू स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोल। द गो टू स्टेटमेंट हैव बीन कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर मेनी कंप्यूटर साइंटिस्ट। आज के समय में इसे टोटली अवॉइड कर दिया गया है, जिसकी जगह हम आजकल लूप का, वाइल, डू व्हाइल फॉर आदि का यूज करने लगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है कंपाइलर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज।
और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को अगर हम मशीनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके यूज करते हैं कंपाइलर। अगर आप मशीनी लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं तो मशीनी लैंग्वेज को डायरेक्ट सीपीयू द्वारा रन किया जाता है, इसलिए हमें वहां पर किसी भी प्रकार के मीडिएटर की जरूरत नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज को अगर हम मशीनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम असेंबलर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी भाषा में बदलना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं कंपाइलर। और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उन सबके कंपाइलर आपको अलग अलग मिलेंगे। मीन्स कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को बाइनरी कोड में चेंज करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मशीनरी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलर एग्जीक्यूशन फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीनरी कोड में ट्रांसलेट करता है और ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। जब भी अपन किसी कोड को कंपाइल करते हैं तो जो हमारा सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड को हम जैसे ही कंपाइल करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कोड, जिससे हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह सकते हैं। मीन्स द कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ प्रोग्राम राइट इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। द प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन अ फॉर्म कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है और सोर्स कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है लिंकर। देखो, जब भी कोड कंपाइल होता है तो उसके बाद में रोल आता है लिंकर और लोडर का। तो फिलहाल हमारे पास वो जो क्वेश्चन लिंकर है, लिंकर का मतलब कि जब भी हमारा कोड कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल होने पर उसकी बहुत सारी अलग अलग फाइल की बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है और इन ऑब्जेक्ट फाइल को जब आपस में कंबाइंड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं लिंकर। कि बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी विशेष मशीन पर चलाने लायक मशीनरी कोड में बदलने के लिए आप कंपाइलर में एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, प्रोग्राम को किसी दूसरी भाषा में बदल देता है। अब कंप्यूटर भाषा में जो प्रोग्राम, जिसे हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, इस प्रोग्राम का सोर्स कोड भी कह सकते हैं। जिस भाषा में सोर्स कोड को बदला जाता है उसे टारगेट कोड कहा जाता है और इससे प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं और इस कोड को लिंकर मशीन कोड में बदल देता है। जैसा कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि आपके पास में अलग अलग सोर्स कोड थे। इन सोर्स कोड को जब हमने कंपाइल किया तब इनकी अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल बनी और इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को एक साथ कंबाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिंकर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये दिखाई दे रहा है आपको C++ को 1979 में बेजन एस्ट्रोस्टफ ने क्रिएट किया। C++ का एडवांस फॉर्मेट है। C++ को C विद क्लासेस भी कहा जाता है और C के साथ में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को ऐड किया गया तो इसे बोला गया C++। शुरुआत में इसका नाम C विद क्लासेस था, लेकिन बाद में इसके साथ में ++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐड कर दिया गया। मीन्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने की शुरुआत 1979 में हुई। C प्रोग्रामिंग में कुछ बदल के इसे C विद क्लासेस, ये C का नया कंसेप्ट आया। C विद क्लासेस के साथ और भी कई कंसेप्ट बनकर बेजन एस्ट्रोस्टफ ने 1983 में AT&T के बेल लैब में C++ का आविष्कार किया। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो C++ में जो मेन कंसेप्ट है वो है आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं और बेसिकली इसका यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम का बेसिक एक ही मीनिंग होता है कि जब हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जिसे फंक्शन कहा जाता है। और फंक्शन को ही हम एक तरीके से सब प्रोग्राम कहते हैं कि जब हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लार्ज हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तब हमने उसके छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिए जिसे हम बोलते हैं सब प्रोग्राम। मीन्स फंक्शन एक पीसेज ऑफ कोड होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये प्रोग्राम के एक प्रकार से हर सब प्रोग्राम की भांति कार्य करते हैं। फंक्शन ये स्टेटमेंट का समूह होता है और हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है। फंक्शन को अगर हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसके कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता।
बार बार नहीं लिखना पड़ेगा तो समय की बचत होती है। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है और इसे कहीं पर भी हम आसानी से कॉल कर सकते हैं। बता भी रहे हैं कि इन कंप्यूटर साइंस अ सब रूटीन और सब प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर मेथड फंक्शन और रूटीन is a portion of code with a larger program which perform a specified task and is relatively independent of the remaining code। तो सब प्रोग्राम का मतलब हो गया सिंपली आपका फंक्शन। हम इसे फंक्शन के रूप में भी आसानी से जान सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अब लॉजिकल एरर। बेसिकली लॉजिकल एरर कब आती है? जब हम कोई प्रोग्राम में गलत लॉजिक लगा दें तो इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। जनरली ये जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब शो होती है। जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर आपने अगर सेमीकोलन लगा दिया, जैसे फॉर लूप के बाद में अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो एक तरह की क्या होगी आपकी लॉजिकल एरर। मीन्स अगर आपको लॉजिक का पूरा नॉलेज नहीं है, अगर आपने प्रॉपर एल्गोरिथम को सही नहीं लिखा है, अगर आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी का पूरा ध्यान में नहीं है, तो ज़्यादातर जो एरर आती है वो हमारी लॉजिकल एरर के रूप में काउंट होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा टेस्टिंग, नीड ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? दोस्तों बेसिकली टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम में से बग या एरर को फाइंड करना, उससे हम बोलते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग और डीबगिंग दो अलग अलग फेज है। टेस्टिंग का काम होता है एरर को फाइंड करना और डीबगिंग का काम होता है उसमें उस एरर को सॉल्व करना। तो टेस्टिंग का मतलब ये बता रहा है कि प्रोग्राम टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब है किसी प्रोग्राम से एरर को पहचानना और हटाना, जिससे कि प्रोग्राम सभी कंडीशन में डिजायर आउटपुट दे सके। सभी प्रोग्रामर को ये बात एश्योर कर देनी चाहिए कि प्रोग्राम सभी कंडीशन में परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। इसलिए किसी प्रोग्राम को एरर फ्री बनाने के लिए एरर को डिटेक्ट, आइसोलेट और करेक्ट करना जरूरी है। टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोग्राम को रिव्यू और एग्जीक्यूट करने के लिए एरर को पहचानना और सही करना है। किसी प्रोग्राम को सिंटैक्स एरर को पहचाना जा सकता है, लेकिन रन टाइम और लॉजिकल एरर को पहचानना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस में सभी मेथड को इंक्लूड किया जा सकता है जिसमें सभी एरर को पहचाना जा सके। मीन्स प्रोग्राम टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग द एरर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में से अगर आप एरर को फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टेस्टिंग लगानी पड़ेगी। और टेस्टिंग के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे? डीबगिंग का यूज़ करेंगे। टेस्टिंग एक तरह से प्रोसेस होती है जिसका काम एरर को फाइंड करना है। तो आपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। 10 क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा सिलेक्शन लॉजिक क्या है। सिलेक्शन लॉजिक में आपको इफ एल्स, स्विच केस, इन 3 कंडीशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया भी था कि गो टू को आज की करंट की प्रोग्रामिंग में हटा दिया है। गो टू के लिए हम लेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाइलर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों के बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंकर और लोडर, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द फाइनल स्टेप इन प्रोड्यूसिंग अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आफ्टर द कंपाइलर हैज प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड इट पास टू द ऑब्जेक्ट कोड टू द लिंकर। लिंकर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सभी सोर्स कोड को जब हम ऑब्जेक्ट फाइल में बनाते हैं और इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को जब एक साथ कंबाइन करने का काम लिंकिंग का मतलब लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है C++ इंट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन सब प्रोग्राम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल एरर क्या है।
नेक्स्ट और लास्ट, टेस्टिंग की क्यों जरूरत पड़ी, नीड ऑफ टेस्टिंग इन अ प्रोग्राम। तो आप अच्छे से इस पूरे सेक्शन को रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम FCP फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।